बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 का प्रथम पाठ। पाठ का नाम है इस जल प्रलय में और इस पाठ के लेखक हैं फाणेश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय में फाणेश्वर नाथ रेणु ने 1975 ईस्वी में पटना में आई बाढ़ का स्वयं अनुभव किया और बाद में उसका वर्णन किया। लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में था जहां की विशाल और परती जमीन थी। परती जमीन वो जमीन होती है जहां पर जोता या बोया नहीं जाता। सावन के महीनों में दक्षिण, पूरब, पश्चिम से बहने वाली नदियां जैसे कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, इन नदियों में बाढ़ आ जाती थी। तो यहाँ के जो पीड़ित लोग थे वो अपने पशुओं को लेकर और अपने सामान को लेकर ऊंचे स्थान की तरफ आना आरंभ कर देते थे। इनको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां की बाढ़ का रूप जो होगा वो कितना भयंकर होगा। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक को तैरना भी नहीं आता था, परंतु 10 वर्ष की आयु से ही लेखक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक संगठन और इनके साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता था। लेखक ने हाई स्कूल में भी एक बाढ़ पर लेख लिखा जिसमें उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला था। लेखक ने धर्मयुग में कथा दशक, जय गंगा, डाइन कोसी, हड्डियों की प्रलय आदि रचनाओं का वर्णन किया जिसमें बाढ़ की विनाश लीलाओं का वर्णन किया गया है। सन 1967 ईस्वी में जब पटना में 78 घंटे लगातार वर्षा होती रही तो एक शहरी आदमी की हैसियत से लेखक को इस बाढ़ को झेलना पड़ा। पटना का पश्चिम क्षेत्र जब छाती भर पानी में डूब गया तो लेखक घर में खाने की सामग्री, पीने का पानी समेटकर ले आया और बाढ़ के पानी की उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह ही उसने सुना था कि बाढ़ का जो पानी है वो राजभवन, मुख्यमंत्री निवास और शहर के कई हिस्सों में घुस आया है। दोपहर को लेखक को पता चला कि गोल घर में भी पानी घुस आया है। शाम को 5 बजे लेखक अपने मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर काफी हाउस तक बाढ़ के पानी की दशा देखने के लिए निकल पड़ा। अन्य लोग भी अपने अपने वाहनों पर पानी देखने के लिए निकल पड़े थे। सबको एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहां तक पहुंचा होगा। लोगों की बातचीत से लेखक को लगा कि बाढ़ का पानी फ्रेज रोड, कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र आदि कॉलोनियों में पहुंच गया है। कॉफी हाउस भी बंद था। पानी तेजी से कॉफी हाउस की तरफ बढ़ रहा था। लेखक ने रिक्शे वाले को रिक्शा मोड़ने के लिए कहा और अप्सरा सिनेमा की तरफ जाने के लिए कहा। लेखक ने रास्ते में देखा गांधी मैदान जो है वो भी पूरी तरह पानी से भर चुका है। शाम को 7:30 बजे आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पे खड़े होकर हंस बोल रहे थे और साथ में समाचार भी सुन रहे थे, परंतु लेखक और उसके मित्र के चेहरे पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर के चौराहे पर मैगजीन और पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर और अपने मित्र को विदा करके अपने फ्लैट में आ गया। वहां उसने जनसंपर्क विभाग की गाड़ियों से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ संबंधी घोषणाएं सुनी, जिसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा था। लेखक अपनी पत्नी से भी रसोई गैस के बारे में पूछते हैं तो उनकी पत्नी कहती है फिलहाल गैस बहुत है। रात तो बहुत हो चुकी थी, परंतु बाढ़ के पानी के आ जाने के डर से लोग सो नहीं पा रहे थे। फिर लेखक को कुछ पुरानी बातों की याद आई।
लेखक को सन 1947 ईस्वी में मनिहार के क्षेत्र में गुरुजी के साथ वे गंगा की बाढ़ पीड़ित लोगों के पास मिलने गए। वहां चारों तरफ पानी ही पानी भरा था और वह स्थान एक द्वीप की तरह लग रहा था। इसके बाद लेखक सन 1949 ईस्वी में महानंदा की बाढ़ से घिरे हुए लोगों को देखने गए। उन्हें उस गांव की याद आई और जहां पर क्या था, वहां के लोगों की सहायता करने के लिए नाव पर डॉक्टर भी थे और गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। वहां पर एक नौजवान भी बीमार था, परंतु वे अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, किंतु उनका कुत्ता उनके साथ नहीं गया, तो वो नौजवान भी उस नाव में नहीं बैठा। लेखक को एक बार फिर से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत सामग्री देने जाना था। वे गांव में गए। वहां उन्होंने देखा लोग कई दिनों से भूखे प्यासे थे, परंतु वे फिर भी हंस और बोल रहे थे और नृत्य कर रहे थे। फिर इसके बाद लेखक को याद आया कि सन 1937 ईस्वी में भी एक गांव में बाढ़ आई थी और जहां पर क्या था, नाव का अभाव था। नाव नहीं थी वहां पे, पर लोग केलों के पौधों को नाव की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ जमींदार के बच्चे नाव पर तबला और हारमोनियम बजा रहे थे और नौका विहार कर रहे थे, पर कुछ गांव के नौजवानों ने उनसे नाव छीन ली। फिर लेखक को याद आया 1967 ईस्वी में जब पुनपुन शहर में और उसके राजेंद्र नगर में पानी घुस आया था, तो वहां पर सजे धजे युवक और युवतियां टोली बनाकर नाव पर बैठ गए और उन्होंने अपनी जरूरत के सामान को, जैसे स्टोव, केतली, बिस्किट आदि, उन्होंने अपने साथ रख लिया। उनके रेडियो में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, और सब जो जवान थे वो उस गाने को सुन सुन के हंस रहे थे और खिल्ली उड़ा रहे थे। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और लेखक को नींद नहीं आ रही थी। लगभग रात के 2:30 बज चुके थे। लेखक को लग रहा था शायद इंजीनियरों ने उस डैम को बांध दिया हो जहां से पानी आ रहा है। चारों ओर के ब्लॉक के लोग भी सोए हुए नहीं थे, क्योंकि हर फ्लैट से रोशनी जल रही थी। कुत्तों की भी भौंकने की आवाज आ रही थी। लेखक को अपने मित्रों और संबंधियों की याद आ रही थी जो पाटलिपुत्र कॉलोनी और कृष्णपुरी कॉलोनी के क्षेत्रों में जल से घिरे हुए थे। वे उन लोगों से टेलीफोन पे बात करना चाहता था, परंतु उस समय टेलीफोन भी डेड थे। लेखक बिस्तर में करवटें ले रहा था और उसे पिछले साल की कुछ बात याद आई कि वे एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गया था जहां पर छाती भर पानी खड़ा था और उसमें गाय भी खड़ी थी, जिस गाय को कुछ समय के बाद बच्चा होने वाला था। तो वो गाय लेखक की तरफ सहायता की दृष्टि से देख रही थी। तो कभी कभी लेखक को नींद आ जाती और कभी कभी वो फिर से सोचने लग पड़ता। सुबह के लगभग 5:30 बज चुके थे, तो लेखक ने उठकर देखा कि पश्चिम की ओर से सड़क पर झाग की तरह कुछ बह रहा है। जब लेखक ने देखा तो वो बाढ़ का पानी था। उसे लगा चारों तरफ बच्चों के चिल्लाने का शोर आ रहा है, पर वो शोर बच्चों का नहीं था, वो बाढ़ की उछलते हुए पानी का था। पानी वहां की पुलिस चौकी में भी घुस गया था और साथ में दुकानों तक भी उसकी पानी की लहरें पहुंच गई थी। जब पानी का शोर इतना ज्यादा हो रहा था तो लेखक दौड़कर छत पर चढ़ गया और उसने देखा चारों ओर पानी की ही आवाज आ रही थी और उसके घर के सामने का जो फुटपाथ था वह भी पानी से भर रहा था और लेखक के घर के सामने जो पार्क था वह भी पानी से भर रहा था। पानी चारों तरफ तेजी से चढ़ रहा था। लेखक के घर के सामने की दीवार की ईंटें भी डूबती जा रही थी और बिजली के खंबे जो थे वो भी काफी हद तक डूब चुके थे और जो पेड़ था उसका तना भी डूब रहा था। लेखक सोच रहा था कि उसके पास अगर मूवी रिकॉर्डर या कोई कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वह ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता।
लेखक अपने चारों तरफ देख रहा था तो पानी ही पानी था। वह सोच रहा था काश उसके पास कलम होती तो वह कुछ लिख लेता, परंतु उस समय लेखक के पास कलम भी नहीं थी। फिर लेखक ने सोचा अच्छा है आज मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। तो बच्चों, जल प्रलय होता है बाढ़ आ जाना और उस प्रलय में सब कुछ जो है वो डूब जाना और नष्ट हो जाना। धन्यवाद।